अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो में हम डिस्ट्रीब्यूट डेटाबेस सिस्टम का लेक्चर नंबर 6 डिस्कस करने जा रहे हैं। मगर उससे पहले मैं आपको ओवरव्यू देता जाऊँ लेक्चर नंबर 5 का, जिसमें हमने डिस्ट्रीब्यूट डेटाबेस सिस्टम का सेकंड प्रॉमिस डिस्कस किया था, जो कि है रिलायबिलिटी थ्रू डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांजेक्शन। और उसमें हमने ये बात की थी कि डिस्ट्रीब्यूट डेटाबेस सिस्टम जो कि प्लान करता है कि वो इम्प्रूव करे रिलायबिलिटी को। तो एबिलिटी को वो किस तरह इंप्रूव करता है, तो वो इसमें रेप्लिकेटेड फैशन को यूज़ करता है कि वो जो आपके पास रिमोट साइट है उसे लोकल साइट बनाता है, लोकलाइजेशन की तरफ आता है। किस तरह, जिस तरह आपके पास मैंने एग्जांपल दी थी कि अगर 3 साइट है, साइट 1 2 3, तो साइट 2 का डेटा साइट 1 के ऊपर भी पड़ा है एंड साइट 2 का डेटा साइट 3 के ऊपर भी पड़ा है। अगर साइट 2 आपके पास डाउन होता है और लेट्स सपोज अगर साइट 3 को साइट 2 का डेटा चाहिए और साइट 2 डाउन है, तो साइट 3 साइट 2 का डेटा साइट 1 से भी क्या कर सकता है, ले सकता है। मगर सिंगल इसमें क्या बात है कि सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर को वो खत्म कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है। ठीक है ना, रिलायबल एक्सेस प्रोवाइड कर रहा है। अगर डिस्ट्रीब्यूट डेटाबेस सिस्टम में रिलायबिलिटी का कंसेप्ट नहीं है, तो फिर तो हमें डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की तरफ आ जाना चाहिए। लोग मतलब सेंट्रल जो आपके पास डीबीएमएस है उसकी तरफ आ जाना चाहिए। तो डिस्ट्रीब्यूट डेटाबेस जो है आपके पास, उसमें जो मेजर उसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज है वो ये है कि वो रिलायबिलिटी पे ज़्यादा फोकस करता है। उसका प्लान ये होता है कि हम इम्प्रूव करें रिलायबिलिटी को, सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर को ख़त्म करें। ठीक है ना, एलिमिनेट करें सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर को हम यहाँ पे। ठीक है, तो ये ओवरव्यू था हमारे पास लेक्चर नंबर जो है आपके पास 5 का। अभी हम डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 6, जिसमें हम एक जो थर्ड नंबर पे जो प्रॉमिस आता है वो है इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस। तो बेटा यहाँ पे अगर आपके इम्प्रूव परफॉर्मेंस, अगर हम परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करेंगे तो उससे पहले रिलायबिलिटी का होना लाजमी है। डेटा अवेलेबल होगा तो तभी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो सकती है। ठीक है ना, अगर डेटा की अवेलेबिलिटी ही नहीं है तो फिर आपके पास परफॉर्मेंस इंप्रूव नहीं हो सकती। तो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम इस पर भी ज़्यादा फोकस करता है कि वो क्या करे, इंप्रूव करे अपनी परफॉर्मेंस को। तो रिलायबिलिटी होगी तो परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली आपके पास इंप्रूव होगी। यहाँ पे देखें, द केस ऑफ the case for the improved performance of distributed DBMS is typically made based on 2 points। अब वो तो 2 पॉइंट कौन से हैं? पहला पॉइंट, फर्स्ट, a distributed DBMS fragment the conceptual database। कंसेप्चुअल स्कीमा की बात हो रही है कि फ्रेगमेंट करे कंसेप्चुअल डेटाबेस को, एनिमल डेटा टू स्टोर इन क्लोज proximity, nearness to its point of use, also called data localization। क्या कर रहा है कि फ्रेगमेंट करे कंसेप्चुअल डेटाबेस को, और आफ्टर फ्रेगमेंटेशन वो डेटा जो साइट को चाहिए, जो नियरेस्ट साइड है उसके ऊपर रखे, तो तब हमारे पास वो क्या कहलाता है, डेटा लोकलाइजेशन कहलाता है। देखिए ना, अगर साइट 2 के ऊपर एक टेबल है और उसमें मुझे 2 एट्रीब्यूट्स चाहिए, तो वो तो साइट 2 के ऊपर है ना, वो किसको चाहिए, साइट 1 को चाहिए। तो अगर साइट 1 को वो 2 एट्रीब्यूट चाहिए, अगर वो उसे नेटवर्क के ऊपर एक्सेस करेगा तो डेफिनेटली उसका टाइम लगेगा। तो अगर हम वही 2 एट्रीब्यूट साइट 1 के ऊपर रख दें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास लोकलाइजेशन। रिमोट एक्सेस आपके पास क्या बन गई, लोकल बन गई। जिस तरह हमने रेप्लिकेशन में पढ़ा था कि फुल, वहां पे तो फुल कॉपी ऑफ डेटा आ रहा था ना, यहाँ पे तो ये बात कर रहे हैं इम्प्रूव परफॉर्मेंस में कि आप कंसेप्चुअल डेटाबेस को फ्रेगमेंट करें और आफ्टर फ्रेगमेंटेशन वो चीजें जो मतलब और साइट्स को चाहिए उनके उनकी उनकी साइट के ऊपर ही रख दें, तो वो आपके पास क्या हो जाता है, डेटा लोकलाइजेशन होगी। मतलब उसी लोकल साइट के ऊपर डेटा उन्होंने क्या कर दिया, रख दिया। तो इसने यही बात की, एनेबल डेटा टू बी स्टोर इन क्लोज प्रोक्सिमिटी टू इट्स पॉइंट ऑफ यूज, जहां पे उस जिस पॉइंट पे उसे यूज करना है उसके नजदीक रखा जाए, मतलब उसी के सर्वर के ऊपर रखा जाए, मतलब उसी के डेटाबेस मतलब वो डेटा रखा जाए, वो एट्रीब्यूट्स जहां पे आप क्या करें, कॉपी करके ले आए। तो वो उसे एक्सेस करने के लिए साइट 2 पे नहीं जाएगा, बल्कि साइट 1 उसी एट्रीब्यूट को साइट 1 के ऊपर ही एक्सेस कर लेगा। तो यहाँ पे क्या होगी, लोकलाइजेशन होगी आपके पास। तो इसमें फिर आपके पास दो जो पोटेंशियल एडवांटेज है, पहले जो एडवांटेज है वो क्या है, सिंस ईच साइड हैंडल अ पोर्शन ऑफ डेटाबेस, हर एक साइड हैंडल करेगा ओनली अ पोर्शन ऑफ डेटाबेस। पोर्शन ऑफ डेटाबेस मतलब टेबल, और टेबल में भी चंद एट्रीब्यूट्स। पहले रेप्लिकेशन में क्या था, पूरा का पूरा डेटाबेस आपको हैंडल करना पड़ता था, ठीक है ना, दूसरे साइड का। मगर यहाँ पे तो जस्ट एक दो एट्रीब्यूट्स ही आ रहे हैं, उसे हैंडल करना पड़ रहा है। दूसरा जो पॉइंट है वो है लोकलाइजेशन का। लोकलाइजेशन रिड्यूस रिमोट एक्सेस डिले,
क्योंकि अगर आप साइट 1 साइट 2 का डेटा एक्सेस करने जा रहे हैं, वो जो दो एट्रीब्यूट है, स्टूडेंट नेम है, स्टूडेंट फादर नेम चाहिए, तो वो नेटवर्क के थ्रू इसे एक्सेस करना है ना, तो नेटवर्क पे अगर ट्रैफिक ज्यादा है तो आपके पास डिले आ सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि रिमोट एक्सेस को लोकल लोकल एक्सेस बना रहे हैं, मतलब रिमोट एक्सेस का जो रिमोट साइट का डेटा है उसे हमने लोकल साइट के ऊपर रख दिया, जिससे हमने रिड्यूस कर दिया क्या जी, रिमोट एक्सेस डिले को हमने यहाँ पे रिड्यूस कर दिया। दैट आर यूजली इन्वॉल्व इन वाइड एरिया नेटवर्क, क्योंकि ये आपके पास वाइड एरिया नेटवर्क में इन्वॉल्व है। वाइड एरिया नेटवर्क के ऊपर आपने ही साइट 2 को एक्सेस करना है ना, तो बेहतर है कि जो साइट 2 की जो एट्रीब्यूट्स आपको चाहिए वो आप साइट 1 के ऊपर रख दें। ठीक है जी। फुल बेनिफिट ऑफ रिड्यूस कंटेंशन या आर्गुमेंट्स एंड रिड्यूस कम्युनिकेशन ओवरहेड कैन बी ऑब्टेन ओनली बाय प्रॉपर फ्रेगमेंटेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटाबेस। अगर आपने रिड्यूस कंटेंशन आर्गुमेंट्स को रिड्यूस करना है और साथ में कम्युनिकेशन जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उसे रिड्यूस करना है, तो उसके लिए आपने प्रॉपर फ्रेगमेंटेशन करनी है एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटाबेस करनी है। प्रॉपर फ्रेगमेंटेशन होगी तो ये जो प्रॉब्लम्स है ये आपके पास क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। अगर आपके पास प्रॉपर फ्रेगमेंटेशन नहीं होगी तो आप इन प्रॉब्लम्स को रिड्यूस नहीं कर सकते। तो वही बात हुई रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी होगी तो आपके पास परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी, रिलायबिलिटी नहीं होगी तो परफॉर्मेंस इंप्रूव नहीं हो सकती। अब रिलायबिलिटी में दो बातें हैं, रेप्लिकेशन भी आ गई, फ्रेगमेंटेशन भी आ गई। अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन को जो चीज सूट करती है वो वाले ट्रांसपेरेंसी में एक वाला ट्रांसपेरेंसी सेलेक्ट करे। अगर ज्यादातर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो फ्रेगमेंटेशन के ऊपर ज्यादातर फोकस करते हैं, क्योंकि उससे मेमोरी आपके पास कम वेस्ट होती है, और रेप्लिकेशन में ये कि वो फ्रेगमेंटेशन से बहुत बेहतर है, मगर उसमें ये है कि आपके पास मेमोरी जो है वो ज्यादा वेस्ट होती है, क्योंकि आपने फुल कॉपी ऑफ डेटाबेस को, अगर साइट 1 का डेटाबेस है तो उसकी आपने कंप्लीट कॉपी लेकर साइट 2 पे रखना होता है, और साइट 2 की कंप्लीट कॉपी लेकर साइट 3 पे रखना होता है। तो इस वजह से हम फ्रेगमेंटेशन की तरफ आते हैं कि जो एट्रीब्यूट्स मुझे चाहिए, मतलब लेट सपोज अगर मैं पेशावर, मेरा मेन कैंपस नौशहरा है और पेशावर कैंपस है, मैंने डिग्रीज नौशहरा से इशू करनी है, तो वहां से मैं जस्ट उनके वो रिकॉर्ड उठाऊंगा कि स्टूडेंट के देखो भाई फी क्लियर है और मार्क्स कितने लिए हैं, ठीक है ना, और डिग्री की जो फीस वगैरह जमा की है, ये चंद एट्रीब्यूट्स, मैं पूरा रिकॉर्ड उनका नहीं उठाऊंगा, चंद एट्रीब्यूट्स में उठा के ले आऊंगा यहाँ पे, उस बेस पे उन्हें डिग्री इशू करवा दूंगा। ठीक है ना बेटा। तो ये होता है कि अगर आप प्रॉपर फ्रेगमेंटेशन करेंगे तो तब ये जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं आपके पास क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे। सेकंड पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट तो हमने डिस्कस कर दिया कि आप क्या करें फ्रेगमेंटेशन की तरफ, और फ्रेगमेंट करें और साइड में जिस साइड को डेटा चाहिए उसी साइड के ऊपर आप उस डेटा को रख दें। सेकंड पॉइंट में क्या है, द सेकंड पॉइंट इज द इनहेरिटेंट पैरेललिज्म, मेटाकोरेसिस्टिक ऑफ पैरेललिज्म की हो रही है। पैरेलल जो क्यूरीज आप चलाते हैं उसे हमने डिस्ट्रीब्यूट डेटाबेस सिस्टम में ब्रोक किया, एक्सप्लॉइट किया दो 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 पार्ट्स में, जिसे हमने इंटर क्यूरी एंड इंट्रा क्यूरी पैरेललिज्म की तरफ हम लेकर आए। तो अब इंटर क्यूरी पैरेललिज्म में क्या होता है, इंटर क्यूरी पैरेललिज्म में होता है रिजल्ट फॉर एबिलिटी टू एग्जीक्यूट मल्टीपल क्यूरी एट द सेम टाइम, जिसमें हम एक से ज्यादा क्यूरी एट द सेम टाइम क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। यही तो डिस्ट्रीब्यूट डेटाबेस है। डिस्ट्रीब्यूट डेटाबेस में एक क्यूरी नहीं चलेगी, ये तो मल्टीपल क्यूरीज चलेगी एट ए टाइम का करंटली, ठीक है ना। दूसरा जो इंपॉर्टेंट बात है वो है इंटर क्यूरी पैरेललिज्म। इंट्रा क्यूरी पैरेललिज्म में अगर आप देखिए, इज अचीव्ड बाय ब्रेकिंग अप अ सिंगल क्यूरी इनटू स्मॉल इनटू अ नंबर ऑफ सब क्यूरीज ईच ऑफ विच एग्जीक्यूटेड एट डिफरेंट साइट, जिसमें आप सिंगल क्यूरी को डिवाइड कर रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं सब क्यूरीज में। क्यों? क्योंकि अगर मेरे पास फ्रेगमेंटेड डेटा पड़ा हुआ है या मैंने तीनों साइड से डेटा उठाना है, तो जो क्यूरी मैंने लिखी वो तो मैंने तीनों साइड के लिए लिखी है ना, तो वो क्यूरी क्या हो जाएगी, आपके पास डिवाइड हो जाएगी। वो साइड 1 साइड 2 साइड 3 पे चली जाएगी, वहां से डेटा उठा के फिर कंबाइन होकर आपको मर्ज करके आपको क्या कर लेगी, शो कर लेगी। तो इंटर क्यूरी पैरेललिज्म में हमने ये बात की कि इंटर क्यूरी पैरेललिज्म में ये बात हुई कि आपके पास मल्टीपल क्यूरी एट द सेम टाइम एग्जीक्यूट होती है, मगर इंट्रा क्यूरी पैरेललिज्म में ये बात है कि आपके पास जो सिंगल क्यूरी होती है उसे आप सब क्यूरीज में डिवाइड करते हैं और डिफरेंट साइड के ऊपर एग्जीक्यूट करते हैं, एक्सेसिंग अ डिफरेंट पार्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूट डेटाबेस, और एक्सेस करना डिफरेंट पार्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूट डेटाबेस को। ठीक है बेटा, ये दोनों आपके पास चलती हैं, ठीक है ना। इंटर क्यूरी भी चलती है अगर आपके पास लोकल साइट से आप डेटा उठा रहे हैं, और उसके मल्टीपल क्यूरी मतलब लोकल साइट के लोकल यूजर जो है क्यूरी टाइप कर रहे हैं, तो वो तो एक यूजर नहीं हो सकता ना, मल्टीपल यूजर हो सकते हैं, तो वो मल्टीपल क्यूरीज होगी आपके पास। मगर अगर हम ग्लोबल यूजर की बात करें तो ग्लोबल यूजर अगर आप देखें तो ग्लोबल यूजर जो डेटा उठाता है वो एक साइट से नहीं उठाता, मल्टीपल साइट उठाता है, तो उसकी जो क्यूरी होगी वो आपके पास इंट्रा क्यूरी पैरेललिज्म में आएगी, जिसमें हम उसी क्यूरी को क्या करेंगे, उसी सिंगल क्यूरी को डिवाइड करेंगे मतलब सब क्यूरीज में, और जिस साइट से उसे डेटा चाहिए उस साइट से वो क्यूरी डेटा गेट करेगी, मर्ज करके उसे ग्लोबल स्कीमा के थ्रू क्या करेगी, शो करेगी। इसलिए मैंने पहले कहा था कि ग्लोबल स्कीमा में डेटा नहीं होता, वो डिफरेंट साइट से डेटा मर्ज करके जैसा आपने ग्लोबल स्कीमा के थ्रू शो करवाना पड़ता है।
ठीक है बेटा, यहाँ तक काफ़ी है। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में हम जो नेक्स्ट प्रॉमिस है डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम का, उसे हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह।